वाले जो तत्व हैं उन तत्वों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जहां से बोर्ड में 100% अंक आता ही आता है, निश्चित है कि इसी से प्रश्न आएगा, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो 100% अंक लेने के लिए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा। तो काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य की, कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व, और वह कविता यदि हम इसको मान लें कि ये कविता रूपी जो स्त्री है, कौन सी? कविता रूपी जो स्त्री है, इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको अच्छे से सजाने के लिए किन किन तत्वों की जरूरत होती है, किन किन पदार्थों की जरूरत होती है, ये आज हम आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो आइए अब इसको हम और आगे ले चलते हैं कि वो काव्य सौंदर्य के तत्व जो कविता है, उस कविता को सुंदर बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है। जैसा कि आपको सुंदर लगने के लिए कह दिया जाए कि आपको सुंदर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो हमें नहीं बताना पड़ेगा, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। लेकिन कविता को बनाने के लिए यदि हम पूछेंगे तो यहां पर आप एक बार सोचेंगे कि सर क्या क्या तत्व हैं, कुछ तो याद होंगे। जैसे हम कहते हैं कौन कौन से तत्व याद होंगे? पहला याद होगा वो है रस, दूसरा भी याद होगा वो है छंद, तीसरा भी याद होगा वो है अलंकार। अब इसके बाद जो चौथा है, हो सकता है कि उनको न ज्ञात हो। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं? क्योंकि वह निरंतर अध्ययन करते हैं। तो ऐसे वे विद्यार्थी और जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन तीन के अतिरिक्त भी जानिए। और वो तीन कौन कौन से हैं? तीन के बाद चौथा है हमारा गुण, क्योंकि कविता में गुण भी होता। आपने सुंदर बनाया, व्यवस्थित किया, उसको सजाया संवारा, लेकिन उसका गुण यदि नहीं है तो वह कविता व्यर्थ है। चौथा हो गया। पांचवा जो उसके अंदर काव्य सौंदर्य का तत्व है वो कौन सा है? तो कहा कि वह है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद छठवां जो विषय है वो है आपकी भाषा। ये आपके काव्य सौंदर्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी कविता को आप सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। तो इन तीनों को तो सभी लोग जानते रहे होंगे और इन तीनों के विषय में भी लगभग जानते होंगे आप सभी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन तीनों को हम जानेंगे। इन तीनों को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे ये जो हमारा गुण है। चौथे नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये गुण क्या है? गुण कहने का मतलब यह हुआ कि हमारी कुछ ना कुछ अपनी विशिष्टता होती है। आपका अपना गुण है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कहते हैं हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो ये जो हरिपद है, हरिपद कोमल कमल से, बड़ा गुण विषय है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कहा कि ये जो कोमल शब्द है ये किसका गुण है? कमल का। किसका गुण है? कमल का। ये उसका गुण है। यही विषय आपको समझना है कि उसी तरह से कविता का भी अपना एक गुण होता है। जैसे कमल का गुण है कोमल, पत्थर का गुण है कठोर। जी बेटा, तो इन विषयों का भाव समझ में आया। उसी तरह से कविता का भी अपना गुण होता है। तो आचार्यों ने इसको समझने के लिए हमें आपको बता दिया कि वो गुण कौन कौन से हैं। तो कहा तीन तरह के गुण होते हैं। पहला है माधुर्य। पहला गुण कौन सा है? माधुर्य। और दूसरा कौन सा गुण है? ओज। और तीसरा गुण कौन सा है? तो वो कहा प्रसाद। ये तीन गुण हैं। इन तीन गुणों को हम समझ लेंगे तो हमें कविता में अपने, जब हम कविता लिखेंगे, ये तो हम किसी कवि की कविता को पढ़ते हैं, जब हमारी स्वयं की कविता होगी
तो हम उसमें कौन सा गुण डालना चाह रहे हैं ये हमें स्वयं समझ में आ जाएगा और उसमें उस गुण के अनुसार हम उस कविता को लिखेंगे। यही है कविता का महत्व, यही है काव्य सौंदर्य का महत्व कि जब हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में वो भाव प्रस्फुटित हो जाए तभी हम उस कविता को उस रूप में वर्णित करते हैं। जैसे पहला है माधुरी, इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं कि जिसमें मधुरता हो। कविता में क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। यदि कविता में मधुरता नहीं है तो वह कविता किस काम की? तो कहेंगे कि सर कविता में मधुरता कैसे हम जानेंगे कि कविता में यह मधुरता है? तो इसके लिए आचार्यों ने कहा कि जहां जहां आपका श्रृंगार होगा, यानी श्रृंगार रस की जहां होगी प्राप्ति। दूसरा, जहां जहां आपका शांत रस होगा, जहां शांति की निर्वेद की बात होगी, जहां पर भक्ति की बात होगी, यानी भक्ति रस की प्राप्ति होगी, वहां पर हमारा गुण कैसा होगा? माधुर्य होगा। ये बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक आपको ये लाइन बताना हम बता रहे हैं। इसी बात को आपको ध्यान करके कविता में कौन सा रस है उसी आधार पर आप निर्धारित कर लेंगे कि यहां पर कौन सा गुण विद्यमान है। और कविता जब आप लिखेंगे तो इन रसों में यदि आप लिखते हैं तो यहां पर आपने, इसका मतलब हुआ कि आप माधुर्य गुण में कविता लिख रहे हैं। दूसरे में आइए, ओज गुण। ओज गुण कहने का मतलब ही है ओजस्विता से, यानी जब कविता में हमें ओजस्विता लानी हो, जब कविता में हम ओजस्विता किस रस का भाव है? वीर रस का, उत्साह, ओज जिसमें हो वहां पर ओज गुण की प्राप्ति होती है। आगे कहा कि वीर रस के अतिरिक्त तो कहा कि वह है रौद्र रस। कहा कि इन दो रसों की जहां प्राप्ति हो वहां पर हम कौन सा गुण प्राप्त करेंगे? ओज गुण की प्राप्ति करेंगे। यही आपको कॉमन विषय, जब आपको कविता वीर रस में लिखनी है इसका मतलब है कि गुण उसका क्या होना चाहिए? ओज गुण होना चाहिए। अब कहेंगे कि सर प्रसाद कहां होगा? तो इन सभी 5 रसों के अतिरिक्त जो हमारे 5 रस बच रहे हैं, जैसे आपका करुण है, जैसे आपका करुण के अतिरिक्त हास्य है, और आपका भयानक है, विभत्स है, इन सभी में लगभग में आप कहेंगे प्रसाद गुण की प्राप्ति होगी इन माधुर्यताओं के साथ साथ। यानी वहां पर जैसे आप कहेंगे करुण रस है, आपका हास्य रस है, तो हास्य रस में भी मधुरता होती है, इसलिए वहां पर प्रसाद के साथ साथ आप माधुर्य को भी लिखेंगे। बात समझ रहे ना? तो ऐसे जो इन 5 के अतिरिक्त जो हमारे 5 रस मिलते हैं वहां पर आपके प्रसाद गुण होंगे। दूसरे विषय, एक और हम आपको कॉमन विषय बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ओज के अतिरिक्त, इन ओज के अतिरिक्त जितने भी रस हैं उन सब में माधुर्य और प्रसाद की प्राप्ति हो सकती है और होती भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? गुण। तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया होगा, हमें ऐसा लगता है कि आपको माधुर्य गुण अब बिल्कुल, सॉरी, गुण अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं, और वह दूसरा विषय क्या है? उस दूसरे विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, एक सेकंड बेटा, कहां चला गया? तो यार कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो, अब जब गुण हम समझ लिए तो इसके बाद हमें जरूरत है किसकी? शब्द शक्ति की। अब शब्द शक्ति को देखते हैं। शब्द ही शक्ति है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द में यदि आपके शक्ति है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। जैसे आप चले जाइए, सुभाषितान में आपने पढ़ा था कि वाणी क्या करती है? आपकी दरिद्रता को नष्ट करती है, आपकी कीर्ति को बढ़ाती है। ठीक है ना? तो ऐसे है हमारी क्या? शब्द शक्ति। ऐसी है हमारी शब्द, ऐसी है हमारी वाणी। इसलिए हमें शक्ति किसकी होनी चाहिए? शब्द की होनी चाहिए। जब कविता में शब्द की शक्ति विराजमान होगी, जब कविता में
शब्द का महत्व विद्यमान होगा, शब्द का चमत्कार होगा, तो वहां पर हमारी जो शब्द शक्ति है वह कविता को सुदृढ़ करेगी, मजबूत करेगी। इसलिए कविता में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शब्द की शक्ति। अब इस शब्द की शक्ति को पहचानने के लिए आचार्यों ने, विद्वानों ने 3 रूप इसके भी माने। जैसे गुण के 3 रूप, उसी तरह से शब्द के। अब देखिए वो शब्द के गुण कैसे 3 हुए। पहला हुआ हमारा अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा। दूसरी शब्द शक्ति है हमारी लक्षणा, और तीसरी है व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियां हैं। इन 3 शब्द शक्तियों के आधार पर हमारी कविता सुंदर बनती है। तो प्रथम हमारी जो शब्द शक्ति है वो अभिधा है। अभिधा कहने का मतलब हुआ बेटा कि जब हम अपनी बात को सामान्यतः कह देते हैं, जैसे वह घर जा रहा है, हम सब खेल रहे हैं, यानी हम अपनी बात को बहुत सीधे रूपों में, यानी जब हम कविता में अपने भावों को, अपने विचारों को बहुत सामान्य रूप से कह देते हैं, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा है लक्षणा। लक्षणा कहने का मतलब हुआ कि जब हम अपनी बात को लाक्षणिक दृष्टि से कहते हैं, सामान्य रूप से नहीं कहते, घुमा के कहते हैं। कैसे घुमा करके? कहने का मतलब है कि जैसे किसी ने कहा शाम हो रही है, किसी ने कहा शाम हो रही है, तो शाम हो रही है मतलब क्या हुआ कि वो बताना चाह रहे हैं कि अब सबको अपने अपने घर जाने का समय आ गया, विश्राम की स्थिति आ गई, यानी अब हमें अपने कार्य को बंद करके विश्राम की स्थिति में जाना है, शाम हो गई है, सूर्य ढल गया है। ऐसे वाक्यों का जहां पर हम प्रयोग करते हैं वहां पर लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अपनी बात को घुमा करके कहें, स्पष्ट न कहें। बात समझ में आई ना? और उससे अर्थ हमें स्पष्ट हो जाए। तीसरी शब्द शक्ति क्या है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति कहने का मतलब है कि जब हम कविता में किसी न किसी के माध्यम से व्यंग करते हैं, उसका हम उपहास करते हैं। जैसे आप सामान्य में समझिए तो कविता में आपको फिर समझने में आसान होगा। सामान्य में जैसे कोई, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से 2-3 लोग, आप अपने मित्र मंडली आपकी जा रही, 2-3 लोग एक साथ जा रहे हो और आपके सामने कोई एक मोटा व्यक्ति जा रहा हो, स्वस्थ व्यक्ति जा रहा हो, मोटा भी हो और छोटा भी हो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखो हाथी जा रहा है। क्या जा रहा है? हाथी जा रहा है। यानी आप उस पर व्यंग कस रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, इसीलिए तो व्यंजना हुआ। यानी जहां पर अभिधा और लक्षणा के दोनों गुण हो लेकिन उसमें व्यंग्यात्मक भाव हो, ऐसी शब्द शक्ति जहां पर प्राप्त हो, ऐसी कविता जहां पर लिखी गई हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। फिर से देखिए, जब कवि अपनी बात को सामान्यतः कहता है तो अभिधा, जब उसको लाक्षणिक दृष्टि से कहता है तो वहां पर लक्षणा, और जब वही व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये हमारी 3 शब्द शक्तियां हुई। और भाषा अंतिम में आई है। कृतिका, नमस्ते बेटा, बहुत देर बाद आ रहे हो बेटा। चले, भाषा क्या है? भाषा का मतलब यह है कि जो आप कविता लिख रहे हैं वह आप किस भाषा में लिख रहे हैं। भाषा यानी बोली से जो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। जो आपके सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, 1 से 5 किलोमीटर के बीच में बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। लेकिन जब वही विस्तृत रूप ले लेती है, जैसे प्रदेश में बोली जाए, जिले में बोली जाए, वह हमारी एक भाषा का रूप ले लेती है। तो जब उस रूप में, यानी उस रूप में, उस भाषा में जब हम कविता को लिखते हैं तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है? वह कविता उस भाषा में लिखी गई। जैसे कि आप ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी इत्यादि जो हमारी भाषाएं हैं, कहा कि उन भाषाओं में जिस भी भाषा में हम लिखेंगे तो कहा कि वह कवि के
विचार पर निर्भर करता है कि वो अपनी कविता किस भाषा में लिखता है। तो ये तीन विषय हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, जिसको आज हम लोगों ने जाना कि गुण क्या है, शब्द शक्ति क्या है और भाषा क्या है। अब बेटा जब हमें ये स्पष्ट हो गया, ये तीन हमारे काव्य सौंदर्य के बड़े महत्वपूर्ण गुण थे। अब इन तीनों गुणों के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण गुण और आते हैं, वो हमारे तीन महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? रस, छंद और अलंकार। अब देखिए बोर्ड में तो इनसे प्रश्न सिर्फ आपसे कविता में पूछता है, आप उसको काव्य सौंदर्य में लिखते हैं, लेकिन इससे अलग से प्रश्न पूछता है। कविता में आपसे पूछेगा तो है कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, इसको पूछ सकता है, लेकिन अलग से आपके प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न कितने नंबर के बनते हैं? हर भाग से 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। यानी 2 नंबर का आपका रस और 2 नंबर का आपका छंद और 2 ही नंबर का आपका अलंकार। यानी ये 6 अंक की सवाल आपको मिलती है इस काव्य सौंदर्य के तत्व से। ठीक है बेटा, तो अब हम इनको जानेंगे कि रस क्या है, छंद क्या है और अलंकार क्या है। तो रस, छंद, अलंकार में रस क्या है सबसे पहले जानिए। रस का जो मूल भाव है, जैसा कि आचार्यों ने कहा, इसको कहते हैं आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति। अब आनंद की अनुभूति या आनंद की प्राप्ति हमें जिस भी साहित्य को पढ़ने से, जिस भी नाटक को देखने से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वह उसी तरह का रस हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको सामान्यतः भाव के रूप में, सामान्यतः हमें सुख के रूप में कहते हैं कि जिससे हमें आनंद की अनुभूति हो, जिस कविता को पढ़ने से हमें सुख की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दूसरा विषय हमारा है छंद का। छंद का काम क्या है? व्यवस्थित करना। यानी कि जो हमारी कविता को क्या करता है? व्यवस्थित करता है। आपने बहुत ही कविता आनंदमय बनाई, जिसको पढ़ने के बाद सभी लोग आनंद से भर जा रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो जा रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित नहीं किया। जैसे कि खाना आपने बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, मन लगा के बनाया, लेकिन उसको परोसा सही से नहीं, अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उसको परोसा नहीं, तो वह भोजन आपका उत्तम नहीं हुआ। तो उत्तम कविता बनाने के लिए हमें उसको व्यवस्थित करना होता है, और व्यवस्थित करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक है मात्रा और दूसरा है वर्ण, क्योंकि कविता इन्हीं 2 चीजों से सजती है, व्यवस्थित होती है। तीसरा विषय है हमारा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? अलंकार, जिसको कहते हैं सुशोभित करना या अलंकृत करना। जो कविता को अलंकृत कर देता है, कविता को सुंदर बना देता है। तो आनंद की अनुभूति जो कराए, जो व्यवस्थित हो, जो सुशोभित हो, कहा जो इन गुणों से युक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। और यही है हमारे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिनके द्वारा हमें अपनी कविता को सुंदर बनाने में सहयोग प्राप्त होता है और हम अपनी कविता को सुंदर बनाते हैं। तो ये बेटा बात थी यहां पर काव्य सौंदर्य के तत्व की। अब जिससे हमारी कविता रूपी जो ये नायिका है, वो क्या हो गई? सुंदर हो गई, एक सुंदर नायिका के रूप में आ गई। अब जब हमें यह समझ में आ गया, अब इनका हम धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे, इनको विस्तार से समझेंगे कि अलग अलग रूपों में, क्योंकि बोर्ड में तो हमें पहचानने के साथ साथ यह प्रश्न आता है कि इस रस की परिभाषा क्या है। ठीक है बेटा, तो अब हम सबसे पहले चलेंगे रस पर। पहला पॉइंट देखेंगे रस। ये रस का तो भाव समझ में आया। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति। इसीलिए हमारे आचार्य विश्वनाथ ने
ये बात को कहा, क्या लिखा, कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कहा कि ऐसा वाक्य जो रसात्मक, जो रस से परिपूर्ण हो, वही काव्य का हृदय। जो वाक्य, जो कथन रसात्मक हो, यानी रसात्मक वाक्य ही, रसात्मक कथन ही क्या है, काव्य का गुण है, काव्य का महत्व है, जिसे हम कहते हैं रस। यानी कविता में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए। कविता में क्या होना चाहिए, तो कहा कि आनंद के भाव होने चाहिए, तभी वह कविता रसात्मक होती है। इसलिए कहा कि जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है, वही कविता है। इसके पूर्व हमारे प्रथम आचार्य, जिनको हम कहते हैं रस सिद्धांत के जनक, अर्थात रस के प्रवर्तक, रस के प्रथम आचार्य, वो कौन थे, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, इन्होंने ही सर्वप्रथम रस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और ये हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, इन्होंने बताया क्या, कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात, क्या कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भरत मुनि जी, कि जहां पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग हो, संयोगात पंचमी विभक्ति एक वचनांत शब्द है, कहा कि इन तीनों भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। और आचार्य भरत मुनि की जो रचना है वो है नाट्य शास्त्र। ये बेटा थोड़ा सा कंपटीशन का विषय था, और इसको भी आपको जानने की जरूरत है कि ये नाट्य, जो हमारा जो नाट्य शास्त्र है, उसके ये प्रणेता हैं नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने, जिन्होंने रस सिद्धांत को प्रथम बार प्रतिपादित किया। यानी इन्होंने कविता में रस को समझने की कोशिश की, और इन्होंने एक परिभाषा दी कि जहां पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का संयोग होगा, उनका मिलन होगा, वहीं पर रस की प्राप्ति होगी, वहीं से रस की उत्पत्ति होगी। इसलिए कहा रस का भाव आनंद तो है, लेकिन वह आनंद आएगा कहां से, वह सुख की अनुभूति आएगी कहां से। इसलिए कहा उन्होंने कि ये तीनों भाव जहां पर संयुक्त होंगे, ये तीनों भाव जहां पर मिलेंगे, वहीं पर हमें रस की प्राप्ति होगी, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए अब ये तीनों भाव हमें समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये जो रस के भाव आ रहे हैं वो इन तीनों के संयोग से आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं। इसीलिए आचार्यों ने, अभी बेटा समझ में आया, अभी तक हमने क्या समझा, रस का मूल अर्थ क्या है, रस का मूल अर्थ है आनंद की अनुभूति या आनंद की प्राप्ति। जो लोग अभी अभी आए हैं वो फिर से समझ लें बेटा, आनंद की प्राप्ति इसका शाब्दिक अर्थ है। और परिभाषा में क्या बनेगा, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, आचार्यों ने क्या कहा कि जब किसी काव्य को पढ़ने से या नाटक को देखने से या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहां पर रस की उत्पत्ति होती है। इनके बाद के आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रसात्मक हो वही काव्य है, जो वाक्य रसात्मक हो वही काव्य है। और जब तक रसात्मक वाक्य नहीं होगा तो वह काव्य रूप में परिणित नहीं होगा, वह कविता रूप में परिणित नहीं होगा।
अर्थात उसमें आनंद की अनुभूति कराना ही रस का महत्वपूर्ण काम है। तो ये थे हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसका मूल अर्थ, उसकी परिभाषा। अब आते हैं, इसके बाद आता है बेटा रस के अंग, जिसको हम कहते हैं रस के अंग। अब ये रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग आचार्यों ने कहा कि ये 4 हैं। रस के अंग या रस के अवयव आप कह सकते हो, रस के भाग कह सकते हो। ये 4 भाग हैं, उसके 4 अंग हैं, जहां से हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब देखिए, कहेंगे कि सर इसको आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? कुछ लोगों के मन में ये भाव चल रहा होगा, शिखा यादव जी, आनंद की प्राप्ति होती है, वहीं पर रस होता है। तो कहा रस के अंग। अब ये हम इसलिए इसको बताना चाह रहे हैं, जिसने भी इन 4 अंगों को नहीं जाना, रस के अंगों को नहीं जाना, वो कविता में रस को पहचान ही नहीं पाएगा। ये पहली इस बात को सुन लो आप ध्यान से। इसलिए इन 4 अंगों को सबसे पहले जानना होगा, आपको सबसे पहले समझना होगा, फिर तो हम रस की परिभाषा, रस के उदाहरण, वो तो इत्यादि हम उसको रट ही लेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। और इसके बाद हम क्या आपको बताने वाले हैं कि ये रस हमें कैसे याद होंगे, क्योंकि हमारे कुल 10 रस, और उन 10 रसों को हम कैसे स्मरण करेंगे, कैसे याद करेंगे, उसका बहुत बढ़िया आपको ट्रिक आज देने वाले हैं। इसलिए आप कहीं छोड़ करके मत जाइएगा, इधर उधर भटकेंगे तो आप भूल जाएंगे, छूट जाएगा आपका। तो रस के अंग में जो प्रथम अंग है वो कौन सा अंग है? कहा कि वह अंग है स्थायी भाव। दूसरा अंग है हमारा विभाव। ठीक है। तीसरा अंग है हमारा अनुभव। चौथा अंग है हमारा संचारी भाव, या इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज आप देखिए, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? भाव। क्योंकि हम आनंद की अनुभूति कहां करते हैं? अपने विचारों में, अपने भाव में करते हैं, अपने हृदयांश में करते हैं। यानी हम सबसे पहले अपने भाव को समझें कि हमारा जो भाव है वह कैसा, वह माधुर्य गुण से युक्त है, वह ओज गुण से युक्त है, वह प्रसाद गुण से युक्त है, किन गुणों से युक्त है वह। ठीक है, तो जो हमारा भाव है उसी भाव के आधार पर ही रस का निर्धारण होता है। यदि ये भाव हमारे नहीं कंफर्म है तो हम रस को नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर बेटा हमें सबसे पहले जानना क्या जरूरी था? ये भाव क्या है? भाव का मतलब है विचार, जहां पर हम किसी विषय की अनुभूति करते हैं, क्योंकि ये अनुभव करने का विषय है, ये दिखाई नहीं देता, ये अनुभव करने का विषय है। कविता आप पढ़ेंगे तो आपके अनुभव करने का विषय है, उसमें कहीं दिखता नहीं है इसमें श्रृंगार दिख रहा, दिखेगा नहीं, वो अनुभव करने का विषय है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो हम कहां अनुभव करते हैं? अपने विचारों, अपने मन में, अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये इस तरह का हमारा भाव है, इस तरह का रस है। तो सबसे पहला जो हमारा भाव है, जो सबसे पहला विचार है, वो है स्थायी। और स्थायी के ही नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी ऐसा भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, यानी जिसके हृदय में वह आनंद, वह सुख प्राप्त हो रहा है। तो कहा कि वह सुख, वह आनंद का जो स्थायी भाव है, कहा उसके हृदय में पहले से स्थिर है। स्थायी भाव अपरिवर्तनीय है, यानी स्थायी भाव यदि हम परिभाषित करें तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा भाव जो अपरिवर्तनीय हो, जिसमें कोई बदलाव न हो, जो स्थिर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव। इसको आचार्यों ने सर्वप्रथम 9 माना, और 9 के बाद फिर इसमें आया 2 और जुड़ गए, और ये हो गए कुल 11। यानी हमारे स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में यदि देखा जाए आचार्यों के अनुसार तो 11 है। ठीक है, वैसे मुख्यतः 10 ही माने जाते हैं। जो हमारा भक्ति रस है, जो भक्ति रस है, उस रस का जो स्थायी भाव है
वो है ईश्वर के प्रति प्रेम। और वह ईश्वर के प्रति प्रेम यानी हमें निर्वेद का जो भाव आ रहा है वह हमें शांत रस से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे भक्ति काल के प्रमुख कवियों ने, सूर, तुलसी इत्यादि कवियों ने इस भाव को समझा और एक इसका नया रूप दे दिया। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे कुल स्थायी भावों की संख्या 11 है। ठीक है, तो ये जो हमारा भाव अपरिवर्तनीय है, और वो भाव कैसे कहा कि वो स्थायी भाव जैसे आपका रति है, जैसे आपका हास्य है, जैसे आपका भय है, ये सब क्या है? हमारे स्थायी भाव हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप शेर को देखते हैं, यदि शेर को हम देख लें तो हमें वहां पर हंसी नहीं आएगी, हमें वहां पर उससे प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि उससे क्या उत्पन्न होगा? भय होगा। तो ये जो हमारा भाव है वह स्थायी बन चुका है। लेकिन कहेंगे सर ये स्थायी आया कहां से? क्योंकि यदि एक बालक को हम शेर के सामने खड़ा कर दे तो वह शेर से भयभीत नहीं होगा, बल्कि वह उसको खिलाएगा, उसको देख करके प्रसन्नचित्त होगा। यानी उसके मन में ये पूर्व से आया। पूर्व से कहां से? इसीलिए आचार्य भरत मुनि ने कहा कि जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है वहीं पर हमारा रस प्राप्त होता है, यानी वह स्थायी भाव निश्चित होता है। यानी इन तीनों भावों के संयोग से ही स्थायी भाव हमारा निश्चित होता है। तो बच्चे का अनुभव होता है, उस बच्चे का भाव आता है, इसलिए उसे स्थायी भाव की प्राप्ति होती है। आगे चले तो यहां पर कवि ने हमें कहा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं? ये बात समझ में आ गई कि यानी ऐसा भाव जो स्थिर हो, अपरिवर्तनीय हो, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा भाव है हमारा विभाव। विभाव कहने का मतलब क्या है? वि माने विशिष्ट और भाव माने विचार। ऐसा विचार जो विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होता है, यानी ऐसा भाव, ऐसा विचार जो विशिष्ट कारणों से आए, और जिस कारणों से आता है उसी को हम कहते हैं विभाव। और इस विभाव को आचार्यों ने दो रूपों में परिवर्तित किया, दो भागों में बांटा। क्या कहा? प्रथम क्या है? आलंबन विभाव। प्रथम भाग है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। यानी आलंबन विभाव क्या है? अब इसको जानिए। कहा कि वह विभाव जिस पर, वह भाव या वह विभाव, वह विशिष्ट कारण जिस पर हमारा स्थायी भाव निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं? आलंबन। आलंबन का मतलब है आश्रय। और इसीलिए इस आलंबन को समझने के लिए आचार्यों ने इसके भी दो भाग किए। एक हुआ आश्रय और दूसरा हुआ विषय। यानी आलंबन के भी दो भाग हुए, आश्रय और विषय। आश्रय का मतलब है कि जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कविता में ये दो विषय यदि स्पष्ट हो गए तो अन्य सभी भावों को आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि ये दोनों विषय आपको नहीं समझ में आए तो आप कविता को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो आश्रय का मतलब हुआ कि जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे हम विषय कहते हैं। ठीक है, जैसे शेर को देख करके, जैसे व्यक्ति ने शेर को देखा तो शेर को देखने के बाद क्या इसके मन में आया? भय आया। ठीक है, तो ये भय किसके मन में आया? ये व्यक्ति के मन में आया। तो ये व्यक्ति जिसके मन में स्थायी भाव, ये भय क्या है? स्थायी भाव है, और ये किसके मन में आया? ये व्यक्ति के मन में आया। इसलिए ये व्यक्ति क्या हुआ? हमारा आश्रय हुआ। यानी जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण, किसके कारण आया भय? तो कहा शेर के कारण, इसलिए यह हमारा क्या हो गया? विषय हो गया। तो जिसके मन में आता है उसे आश्रय, और जिसके कारण आता है उसे विषय कहते हैं। तो यह हुआ हमारा आश्रय और विषय। दूसरा विषय है हमारा उद्दीपन भाव। बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, नहीं तो अभी फिर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब मैं कविता में
पूछूंगा तो आपको लगेगा सर ये कैसे आ गया। उद्दीपन विभाव क्या कहता है? उद्दीपन विभाव कहने का मतलब है कि ऐसा भाव जो हमारे स्थायी भावों को उद्दीप्त करता है, उत्तेजित करता है, उत्सुक करता है। यानी ऐसा भाव जो हमारे भावों को क्या करता है? उद्दीप्त करता है, उसे तीव्र कर देता है, जागृत कर देता है ना? उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे रति को उत्सुक कर दिया, भय को उत्सुक कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। आगे देखिए, जब ये हमें दो समझ में आ गए, स्थायी भाव और विभाव, उसके बाद आता है हमारा अनुभाव। क्योंकि ये जो उद्दीपन भाव है, आश्रय है, विषय है, ये सब जो आता है वो हमारा किससे आता है? अनुभव से। जैसा कि अभी हमने एक बालक का आपको उदाहरण दिया था, ये अनुभव क्या है? अनु का भाव है पूर्व से। अनु का मतलब है अनुसरण करना, यानी विचारों का अनुसरण करना, विचारों का पालन करना। जैसा कि हम आप आज जान रहे हैं कि शेर एक ऐसा जानवर है जो हमें खा लेता है, बहुत ही भयानक जानवर है ना? ये हमारा हमें कैसे आया? हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजन वृंदों ने इसको बताया क्या कि ये जो जीव है, ये जो शेर है, यह हम सबके लिए बड़ा खतरनाक है। तो ये जो अनुसरण किया हमने, उन सभी भावों का अनुसरण किया। जैसे कि एक बालक को आपने दिखाया तो वह नहीं समझ पाया, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये तुम्हें काट लेगा। एक छोटा और उदाहरण देखिए, जैसे एक बच्चा एक दीपक को देखता है, दीपक को देखेगा तो तुरंत पकड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो हर वस्तु खिलौना होती है, और वह उसे देख करके क्या करता है? उसे पकड़ने के, लेकिन जब वह जल जाता है तो फिर उसे नहीं पकड़ता। ये क्या है? उसका अनुभव है। धीरे धीरे वो हमारे मन में अनुभव होता है। जैसे कि आपको आज कक्षा 11 तक का अनुभव हो गया, अब 12 में है तो आपको वही विषय बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप 12 भी कक्षा पास कर लेंगे तो आपको वह विषय सरल लगने लगेगा। तो यहां पर भी वही है कि हमें अनुभव, यानी हमें अनुभव हुआ, हम भावों का अनुसरण किए, कुछ तो स्वयं से और कुछ दूसरों के द्वारा। वो धीरे धीरे हमारा क्या हो गया? स्थायी के रूप में निर्भर हो गया, स्थायी के रूप में बदल गया। अभी इस विषय पर भी आएंगे। और इन अनुभवों को आचार्यों ने समझने के लिए इसको 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? कायिक। कायिक कहने का मतलब क्या है? शारीरिक। दूसरा है हमारा मानसिक, और तीसरा है हमारा आहार्य, और चौथा है हमारा सात्विक। ये हमारे 4 प्रकार के अनुभव होते हैं, यानी इन 4 तरह से हम अनुभव करते हैं किसी भी विषय को। ये हमारे अनुसरण करने के तरीके हैं। पहला है कायिक। कायिक माने शारीरिक। हम शारीरिक रूप से अनुभव करते हैं, अनुसरण करते हैं। कैसे? कहा जैसे कोई आपको स्पर्श करता है तो शरीर में जब स्पर्श करेगा तो ये स्पर्श करना यानी हमारा शारीरिक अनुभव हुआ। हमें थोड़ा लगेगा कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है। दूसरा, परीक्षा में जब आप इसका बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं, कहेंगे वो सर कैसे? कितना भी टीचर स्ट्रिक्ट हो, लेकिन नकल आपको करना है तो कर ही लेंगे। कहेंगे जैसे टीचर आगे से पीछे गया, वैसे ही आप अपनी उंगलियों को दिखाए कि चौथे वाले का, तो बता देगा कि दूसरा वाला सही है। तो ये क्या हुआ? आपका कायिक अनुभव हुआ। तो इसलिए ये जो हमारा अनुभव कहलाया, शारीरिक अनुभव कहलाया, जहां से हम उस विषय को समझ पाए, अनुभव कर पाए। दूसरा विषय है मानसिक। मानसिक माने मन से हम जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये हमारा कैसा अनुभव कहलाया? मानसिक अनुभव। और तीसरा है हमारा आहार्य। आहार्य माने वेशभूषा। यदि आप अच्छे से सुंदर सा कपड़ा पहन करके, बिल्कुल टाई वाई लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके चल देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि पार्टी में जा रहा है। लेकिन जब आप एक लंबी टाई टांग करके, लंबा झोरा वजन वाला टांग लेते हैं, तो वह सामने वाला समझ जाता है कहां जा रहे हैं आप? स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ? आहार्य हुआ, हमारा वेशभूषा हुआ। और चौथा है हमारा सात्विक। सात्विक कहने का मतलब है शरीर की शुद्धता, शरीर की निर्मलता। ये भी हम अनुभव से ही अनुसरण करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों का अनुभव करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये हमारे थे क्या? अनुभव, जो 4 प्रकार के हैं।
तो ये कंपटीशन में आने वाले समय में आपसे पूछ लिया जा सकता है स्थायी भाव कितने हैं, विभाव कितने हैं, अनुभाव कितने हैं। ठीक है, अब जब हम ये अनुभव हो गया तो हमारा लास्ट अनुभव है संचारी भाव का। ये संचारी भाव क्या है? संचारी का नाम ही है संचरण करना। व्यभिचारी का मतलब है जो दुष्ट विचार वाला हो, जो दुष्ट विचार वाले की तरह विचार को बिल्कुल कैसा कहते हैं ना, चलत फिरत चिंता करत चितवत चहुओर, है ना, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो उसी तरह से व्यभिचारी का मतलब है कि ऐसा विचार, ऐसा भाव जो स्थिर ही न हो। जो व्यभिचारी का भाव है वो कभी स्थिर नहीं होता, यानी वह निरंतर संचरण करता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता। जैसे उदाहरण में आप समझिए कि पानी के बुलबुले, तो पानी के बुलबुले की तरह जो भाव निरंतर बनते और बिगड़ते रहते हैं। आप बरसात में देखिए तो पानी जब गिरता है, भर जाता है जल, तो उसमें पानी के बुल्ले बनते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। उसी तरह से ऐसे भाव जो बने और बिगड़े, जिसमें निश्चितता न हो, संचरण कर रहा हो। अधिकतर लोगों का भाव इसी पर घूमता है, संचरण कर रहा है कि समझें कि न समझें, कितने देर समय दें, क्या सर बता रहे हैं। ये जो संचरण का भाव है, जब आपका भाव ही नहीं स्थिर हो पा रहा है, स्थायी नहीं बदल रहा है, तो रस कैसे आपको मिलेगा? अब तो बात समझ में आई कि यानी ऐसा भाव जो निरंतर परिवर्तित होता रहे, स्थायी न हो, कैसा हो, अस्थायी हो। यानी ऐसा भाव जो अस्थायी हो, जिसमें निरंतर पानी के बुलबुले की तरह भाव बदलता रहे, वहां पर कौन सा भाव होता है? संचारी भाव होता है। इसको आचार्यों ने क्या बताया? इनकी संख्या कितनी बताई? तो कहा इनकी संख्या है बेटा 33। जैसे आपका निर्वेद है, आवेग है, दैन्य है, श्रम है, मद है, जड़ता है, उग्रता है, मोह है, विबोध है, स्वप्न है, गर्व है, मरण है, आलस्य है, अमरस है, नित्या इत्यादि। इस तरह से कुल मिलाकर के 33 हमारे संचारी भाव हैं, जो हमें अस्थिरता रूप में प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे भाव जो निरंतर बदलते रहें, बनते और बिगड़ते रहें, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। जबकि स्थायी भाव जस्ट इसका विलोम होता है, यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा भाव यानी रस के अंग। ये रस के अंग 4 हैं जिनको हमने समझा। अब इसको कविता में कैसे समझेंगे? कविता में हम इनकी क्या, कैसे कविता में इस भाव को हम समझेंगे, उसको हम कैसे निकालेंगे, इसको जान, क्योंकि ये तो समझना बड़ा